अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम लोग दोबारा से पाकिस्तान नेवी से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट करेंगे, जो कि हमारे आने वाले जो जिना क्लास के हैवी फ्रिगेट्स हैं उनसे रिलेटेड है कि किस तरह से इस पर्टिकुलर फ्रिगेट के अंदर पाकिस्तान नेवी की तरफ से पॉसिबली एक बहुत ही बड़ी गलती की जा रही है। वो गलती क्या है, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह से इस चीज़ को रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर भी आज इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। बाकी जिना क्लास की थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन को भी डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को भी उस पर्टिकुलर फ्रिगेट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो पाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो ये जो जिना क्लास के फ्रिगेट्स हैं, ये पाकिस्तान नेवी के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है, बिकॉज ये हमारा ऐसा पहला फ्रिगेट है जिसकी डिजाइन और डेवलपमेंट जो है वो टोटली पाकिस्तान के अंदर हुई है। पाकिस्तान का जो नेवल रिसर्च कॉम्प्लेक्स है उसकी तरफ से इसको डिजाइन किया गया है। बीच में थोड़ी सी सपोर्ट हमें तुर्की से जरूर मिली है, लेकिन ओवरऑल 95% जो इसका डिजाइन है जिना क्लास के फ्रिगेट्स का, उसको पाकिस्तान नेवी ने एग्जीक्यूट किया है। और आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि शिप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तो अलग बात है, लेकिन जो किसी भी फ्रिगेट लेवल की इस तरह की जो बड़ी शिप्स हैं, इनका जो डिजाइन फेज है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कि उसको इंडिजिनसली परफॉर्म कर पाना ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ऑब्वियसली इसके डिजाइन के बाद इसकी जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग है जिना क्लास के फ्रिगेट्स की, वो भी पाकिस्तान में होगी। एंड इन फ्यूचर जब इस पर्टिकुलर क्लास का जो फ्रिगेट है वो फुल्ली डेवलप होके मैन्युफैक्चर कर लिया जाएगा तो ये पाकिस्तान नेवी की सबसे हैवी वॉरशिप्स होंगी। इनकी जो टनेज है वो 4000 टन को क्रॉस करती है, जो कि इस टाइम के ऊपर हमारे जो तुगरिल क्लास के फ्रिगेट्स हैं वो अंडर 4000 टन के फ्रिगेट है, और इन जिना क्लास के फ्रिगेट्स का जो वेट है वो 4000 टन को क्रॉस करेगा। ज्यादा टनेज जो है बेसिकली कॉम्प्लेक्स डिजाइन के साथ साथ इस पॉइंट को भी शोकेस करती है कि शिप के ऊपर जो ऑन बोर्ड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट होगा वो भी बड़े नंबर में होगा। डिफरेंट टाइप के रेडार सिस्टम्स, ऑफेंसिव वेपन्स, ऑफेंसिव एंटी शिप मिसाइल्स, डिफेंसिव एयर डिफेंस मिसाइल्स। लेकिन जिना क्लास के केस में यहाँ पर चीजें जो है वो एक तो इंटरेस्टिंग तो हो जाती हैं, और साथ ही साथ इसी पॉइंट को लेकर चीजें आगे जाके इस फ्रिगेट के अंदर कंसर्निंग भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। उसको हम आगे चल के समझते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर जिना क्लास के फ्रिगेट्स की जो टोटल ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है उसकी बात करें तो यहाँ पर ऑफेंसिव आर्मामेंट के तौर पे मेन जो मिसाइल है वो हमारा इंडिजिनस नेक्स्ट जनरेशन का P2A2 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है, जो कि जिना क्लास के फ्रिगेट्स के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, और एट अ टाइम 8 मिसाइल जो है वो इस शिप के ऑन बोर्ड मौजूद रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पर हर साइड के ऊपर 3-3 टॉर्पीडो ट्यूब्स दी गई हैं, जो कि हर टाइप के मॉडर्न गाइडेड टॉर्पीडोज को कैरी कर सकती हैं। मेन गन जो है वो यहाँ पर आपको 76 mm की ऑटो मेलेरा रैपिड फायर कैनन मिल जाती है, जो कि एट द सेम टाइम सरफेस टारगेट्स को भी हिट करने की काम आ सकती है, और इसे एज अ एंटी एयरक्राफ्ट कैनन भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बिकॉज यहाँ पर जो टारगेटिंग सिस्टम है वो हाईली एडवांस्ड है। ऑनबोर्ड शिप के सेंसर्स की मदद से सरफेस टारगेट्स को भी एंगेज कर सकता है और एरियल टारगेट्स को भी किसी हद तक ये एंगेज कर सकता है। इसके अलावा इस शिप के अंदर एट अ टाइम 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर को हाउस करने की कैपेबिलिटी मौजूद है, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर के रोल के अंदर किसी भी शिप का सबसे मेन और इंपॉर्टेंट आर्मामेंट होता है। तो इस एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर के बारे में इस टाइम के ऊपर हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है कि पाकिस्तान नेवी क्या अपने पुराने ही सी किंग या फिर Z9 जैसे एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर को यूज करेगी, या फिर इन आने वाली नई शिप्स के लिए कोई नई कैटेगरी का जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर अक्वायर किया जाएगा। चाइनीज Z20 सीरीज की जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो मौजूद हैं, यूरोपियन कुछ ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान नेवी के पास मौजूद है। तो एज अ फ्रिगेट लेवल शिप इसकी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है वो डिसेंट है, लेकिन जो मेन आर्मामेंट है P2A2 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल, उसकी वजह से ऑफेंसिव कैपेबिलिटी के अंदर आपको एक बहुत बड़ा पंच देखने को मिलता है। उसके अलावा क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल लॉन्चर्स दिए गए हैं, तो जिन लॉन्चर्स के अंदर P2A2 मिसाइल्स को कैरी किया जाएगा उनके अंदर फिर स्मैश शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जैसे मिसाइल सिस्टम्स को भी कैरी करेंगे, जो कि इसकी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है उनको कम से कम हैवी फ्रिगेट की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पर इस जिना क्लास के फ्रिगेट की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी से ओरिजिनेट होती है, और यहीं पर इस टाइम के ऊपर कुछ सीरियस कंसर्न्स जो हैं वो रेज किए जा रहे हैं। एयर डिफेंस के रोल में यहाँ पर इस जिना क्लास के फ्रिगेट्स के ऊपर 2 से 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जिसमें पहला जो है वो तुर्किश ओरिजिन का गोक्तनीज एडवांस क्लोज इन वेपन सिस्टम आ जाता है, जो कि इस पूरी शिप का एक सिंगल क्लोज इन वेपन सिस्टम है और बेसिकली इसकी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। प्राइमरी एयर डिफेंस के रोल पे जो हमारे पास कंपोनेंट इस शिप के ऊपर मौजूद है वो इसके 16 सेल के जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स हैं उनके अंदर जो मिसाइल्स हाउस की जाएंगी वो इसका प्राइमरी एयर डिफेंस कंपोनेंट बनेगी। ये एयर डिफेंस सिस्टम कैम ER भी हो सकता है, तुर्किश हिसार भी हो सकता है, या फिर जो हमारा इंडिजिनस गिट्स का लो टू मीडियम एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी जिना क्लास के इन 16 सेल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के ऊपर इंटीग्रेट किया जा सकता है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है। पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो 16 के नंबर में वर्टिकल लॉन्च सेल्स यहाँ पर लगे हुए हैं ये एक डेंजरसली लो नंबर है। एक फ्रिगेट लेवल की वॉरशिप के अंदर
अंदर अगर आप इतनी अच्छी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी पुट करें कि वो शिप इवन बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी फायर कर सकता है, तो यहाँ पर एयर डिफेंस कैपेबिलिटी में भी फिर गैप नहीं होना चाहिए। ये जो 16 सेल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम पाकिस्तान नेवी की तरफ से डिसाइड किए गए हैं, ये इस फ्रिगेट की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज के अंदर एक बहुत बड़ा गैप है। इसकी कोई भी सेंस नहीं बनती। आपकी जो शिप को थ्रेट्स हैं वो इतने बड़े नंबर में है, सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशंस हो गया, तो इन सब थ्रेट से जो 16 सेल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स हैं वो किस तरह से डील करेंगे। ठीक है, आपने एक अच्छा यहाँ पर क्लोज इन वेपन सिस्टम लगाया हुआ है जो कि तुर्किश कोक्तनीज है, लेकिन वो एक क्लोज इन वेपन सिस्टम है एंड ये क्लोज इन वेपन सिस्टम्स तभी अच्छा काम करते हैं जब ये एक लेयर्ड एयर डिफेंस का पार्ट हो। इस लेयर्ड एयर डिफेंस के जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो कम से कम यहाँ पर पाकिस्तान नेवी को चाहिए कि जिना क्लास के फ्रिगेट्स के अंदर कम से कम 32 से 48 वर्टिकल लॉन्च सेल्स को दिया जाए। इससे कम नंबर में अगर VLS सेल्स के साथ आप इसके डिजाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो इस फ्रिगेट की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। बिकॉज इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि एनिमी के पास एक नंबर सुपीरियोरिटी है, चाहे वो शिप्स के नंबर में हो चाहे मिसाइल सिस्टम्स के नंबर में हो। एंड कंफर्म्ड बात है कि वो सैचुरेशन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे जहां पर एक एक शिप के ऊपर वो बड़ी तादाद में अपने ऑफेंसिव वेपन्स को फायर करेंगे। तो ऐसे में हमारे फ्रिगेट्स की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से तुगरिल क्लास के फ्रिगेट्स के अंदर आपको 32 वर्टिकल लॉन्च सेल्स मिल जाते हैं, तो उसी तरह से हमारे जो जिना क्लास के फ्रिगेट्स हैं जिनको आप नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स कहते हैं, उनके अंदर कम से कम 32 वर्टिकल लॉन्च सेल्स होने चाहिए। बिकॉज ये जो जिना क्लास जैसी और बाबर क्लास जैसी शिप्स हैं ये बेसिकली सेंसर लोडेड शिप्स हैं और इनकी जो वर्थ है वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर है। तो सबसे पहले इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि कल को ये अपनी जो एक्सीलेंट ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज है, सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स की, बैलिस्टिक मिसाइल्स की, उनको बैटलफील्ड के ऊपर अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएं। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।